दोस्तों, आज मैं वैक्यूम पुलिंग प्रोसेस के बारे में बात करूंगा। जैसा कि नाम बता रहे हैं कि हम ये वैक्यूम पुलिंग की प्रोसेस है जो टरबाइन में जो ग्लैंड सील रहती है उसको चार्ज करके वैक्यूम पुल को टरबाइन को वैक्यूम पुल करेंगे। तो कैसे चार्ज करते हैं, थोड़ा हम इसको एक एक स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें ये इंश्योर करना है कि इंश्योर परमिट कैंसिलेशन ऑन वैक्यूम पंप ऑब्लिक फ्लैश टैंक रिलेटेड मोटराइज वाल्व कंडेंसर सिस्टम एंड क्लियरेंस फॉर वैक्यूम पुलिंग। तो जो मैं बात कर रहा हूँ ये 500 मेगावाट BHEL टर्बाइन है, उसके लिए बात कर रहा हूँ। तो उसमें बोल रहा है कि आपका वैक्यूम पंप में कोई परमिट में नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। फ्लैश टैंक जो भी है हमारे, जो कि हॉट वेल से कनेक्टेड है, वो भी हमारे परमिट में नहीं होना चाहिए। उससे रिलेटेड जितने भी मोटराइज वाल्व हैं वो भी हमारा परमिट में नहीं होना चाहिए। अवेलेबिलिटी इनकी ऐसा ना हो कि अवेलेबल ना हो, और कंडेंसर सिस्टम हमारा पूरी तरह से तैयार हो और हर तरह से क्लियरेंस हमारा वैक्यूम पुलिंग के लिए आ चुका हो। तो ये क्लियरेंस देगा हमारा टरबाइन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, वो कंसर्न डिपार्टमेंट हमारा रहेगा और रिकॉर्ड कराना है। दूसरा है कि एटलीस्ट 1 CW पंप इज इन सर्विस। ओके, वैक्यूम पुलिंग की तो एक बार खास ये ध्यान रखना है कि हमेशा ही कंडेंसर पास चार्ज कंडीशन में ही वैक्यूम पुल करते हैं। तो हमें इस कंडीशन में ध्यान रखना है, कंडेंसर पास चार्ज करना है तो उसके लिए एक मिनिमम 1 CW पंप आपको चलाना पड़ेगा। साथ ही साथ ACW पंप का रनिंग होना जलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैक्यूम पंप के जो सील वाटर की उसकी कूलिंग के लिए जो पानी आता है वो ACW का पानी है। ACW पानी तभी चार्ज होगा CW डक्ट चार्ज हो, CW डक्ट चार्ज तभी होगा जब CW पंप चलेगा। तो एक CW पंप चलाइए, डक्ट को चार्ज करिए, ACW पंप को चलाइए, और जब डिस्चार्ज हेड प्रेशर हमारा 2 kg के आसपास से ज़्यादा हो जाना चाहिए। क्यों? थर्ड, अब साथ में ये इंश्योर करना है कि जो टरबाइन का जो TG सेट है, हमारा टरबाइन है, वो बारिंग पे होनी चाहिए। बारिंग मतलब एक ऐसा एक एक्सटर्नल फोर्स है जो टरबाइन पूरे टरबाइन रोटर को घुमाता है। टरबाइन जनरेटर जो पूरा रोटर है उसको घुमाने के लिए यूज़ होता है। तो TG सेट इज़ ऑन बारिंग, बारिंग घूमते रहनी चाहिए एंड स्पीड शुड बी 65 RPM मिनिमम। अगर 500 मेगावाट की बात करें तो अराउंड 85 to 90 RPM आपका स्टैंड स्टिल जो विदाउट वैक्यूम में स्पीड रहती है, वैक्यूम के साथ 110 से 120 RPM पहुंचती है। तो ये कह रहा है कि आपका 65 RPM से नीचे अगर बारिंग स्पीड है तो आप वैक्यूम पुलिंग मत करिए। तो 65 RPM के ऊपर है तो आप वैक्यूम पुलिंग की तरफ जा सकते हैं। चौथी बात वो कह रहा है कि 1 CP इज़ इन सर्विस। अब हमारे CP जो बात करें, कंडेंसेट जो हॉट वेल से निकालता है, कंडेंसेट एक्सट्रैक्टर पंप, वो एक पंप हमारा चलना चाहिए और GSC के थ्रू फ्लो गुजारना चाहिए, क्योंकि हमारी सील स्टीम जो चार्ज करेंगे वो अल्टीमेटली ग्लैंड स्टीम कंडेंसर में जाएगी। कंडेंसर में स्टीम जाएगी तो वहाँ की ट्यूब्स में हीटिंग होगी और ट्यूब्स भी डैमेज हो सकती है। तो उस ट्यूब्स का जो हीट ट्रांसफ़र लेने के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हमको एक CP चलाना पड़ता है, और CP चलाने से हमारा GSC में फ्लो जाएगा, और GSC में मिनिमम फ्लो हमें इंश्योर करा लेना है कि 350 टन के आसपास होना चाहिए, जो कि फुल कैपेसिटी में CP का और GSC का प्रोटेक्शन है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं 5वें पॉइंट पे कि एक वन कंट्रोल फूड पंप इज इन सर्विस। जो टरबाइन का जो कंडेंसर में जो वैक्यूम ब्रेकर होता है, जो वैक्यूम को ब्रेक करता है, वो ऑपरेटिव होता है 220 वोल्ट DC से, लेकिन उसको ऑपरेट कराने के लिए ऑयल सिस्टम चाहिए। ऑयल सिस्टम हमारा जो HPCF रहता है, तो इसके लिए हमारा जो HPCF सिस्टम भी चार्ज होना चाहिए। तो 1 कंट्रोल फूड पंप सर्विस होना चाहिए और हमारा HPCF सिस्टम हमारा चार्ज रहना चाहिए। नाउ हम बात करते हैं कि इंश्योर करना है यूनिट का HD PRDS इज इन चार्ज कंडीशन। HD मतलब हाई टेम्परेचर, PRDS मतलब प्रेशर रिड्यूसिंग डिसऑपरेटिंग स्टेशन जो हमारा है यूनिट का, वो चार्ज कंडीशन में चाहिए, क्योंकि हमें सील स्टीम को पुल करना है, टरबाइन फेड में सील स्टीम डालनी है। तो यूनिट हेड प्रेशर हमारा यूज़ का जो पैरामीटर है प्रेशर और टेम्परेचर की, वो 12 kg और 300 डिग्री सेंटीग्रेड से इससे आसपास होना चाहिए।
सातवां पॉइंट बात करते हैं कि वैक्यूम पंप ए और बी जो दोनों वैक्यूम पंप पूरी तरह से लोकल से लाइन अप होना, उनका क्लियर लाइन अप होना चाहिए। किसी तरह कोई वाल बंद या किसी भी तरह का काम पेंडिंग वैक्यूम पंप पे नहीं होना चाहिए। अब साथ साथ हमें क्या देखना है, लोकल में क्या क्या चेक करना है, इसके अलावा कंडेंसर पास बोथ एयर मैनुअल वाल्स इन ओपन कंडीशन, जो कि एलपी पास के नज़दीक होते हैं। दूसरा, इंडिविजुअल वैक्यूम पंप का इनलेट मैनुअल वाल को भी चेक करना है कि ओपन होना चाहिए। तीसरा, कूलिंग वाटर हमारा चार्ज कंडीशन होना चाहिए, इनलेट आउटलेट वाल्व जो कूलर के खुले होने चाहिए। और सेपरेट वाटर टैंक जो लेवल है वो नॉर्मल होना चाहिए, और हर जो पानी का सोर्स जिसमें उसके फिलिंग के लिए आ रहा है सेपरेट वाटर टैंक के लिए, वो चार्ज हमारा होना चाहिए। आठवां पॉइंट के लिए बात करते हैं, इसे तो वैक्यूम पंप की बात होगी। आठवां पॉइंट है हमारा कि कुछ वाल्व्स की कंडीशन भी हमें ओपनिंग चेक करानी है। उसमें सील स्टीम का हेडर का ड्रेन जो फ्लैश टैंक में जाता है, तो जो कि हमारा सील स्टीम का टेम्परेचर बिल्डअप के लिए। दूसरा, लीक ऑफ का इनलेट मोटराइज वाल्व है, वो हमें इंश्योर कराना है। जो मालिक कैसे मैनुअल वाल्व, जो मालिक जो मेन टरबाइन का जो ग्लैंड स्टीम का हेडर का ड्रेन होता है, मेन टरबाइन का ग्लैंड स्टीम हेडर ड्रेन मालिक कैसे वाल्व कहते हैं, उसका मैनुअल खुला होना चाहिए। जीएससी जो हमारे ग्लैंड स्टीम कंडेंसर है, उसका जो ड्रेन जो एलपी फ्लैश टैंक मैनुअल वाल्व जाता है, वो हमारा खुला होना चाहिए। ये हमारे कुछ वाल्व जो ओपनिंग में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर तरह से कंडेंसेट जो जमा होगा सी स्टीम की वजह से, उसको निकालना है, जमा नहीं होना चाहिए, टरबाइन में रुकना नहीं चाहिए वो। 9वां पॉइंट है, बात करते हैं कि इंश्योर करना है फॉलोइंग वाल्व्स आर इन क्लोज। उसके कुछ वाल्व को क्लोज भी होना ज़रूरी है। सील स्टीम का सप्लाई बाईपास मोटराइज वाल्व क्लोज होना चाहिए। लीक ऑफ स्टीम बाईपास वही मोटराइज वाल्व क्लोज होना चाहिए। और सील स्टीम का सप्लाई इनलेट वाल्व वो भी क्लोज होना चाहिए। TDBFP, देखिए टरबाइन को हम अभी सिर्फ हम वैक्यूम पुल कर रहे हैं, TDBFP का भी जिक्र नहीं है, तो TDBFP जो हमारे ए और बी है उनका एग्जॉस्ट मोटराइज वाल्व वो भी हमारा क्लोज होना चाहिए। 10वें पॉइंट में बात करते हैं कि और क्या करना है, हमें इंश्योर करना है कि सील स्टीम का जो एग्जॉस्ट GSC इनलेट में जा रहा है या सील स्टीम एग्जॉस्ट टू एटमॉस्फेयर जा रहा है, वो ओपन रहना चाहिए। ओके। 11वां पॉइंट है कि इंश्योर साथ में करना है कि डेटर का जो ओवरफ्लो न्यूमेटिक वाल है और बाईपास मोटर वाल दोनों क्लोज होने कंडीशन होना चाहिए। ओके। अब प्रोसेस क्या है, कैसे करते हैं वैक्यूम पुल, अभी बहुत ज़रूरी है, कैसे थोड़ा ध्यान से जानने की कोशिश करेंगे। कोई भी जल्दी नहीं, आराम से समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे और बारीकी समझने के बाद आप बड़े आसानी से इस चीज़ को अपने यूज में ला सकते हैं। क्या करना है, पहला पॉइंट है कि ओपन एटमॉस्फेरिक ड्रेन ऑफ सील स्टीम हेडर। जो हमारा सील स्टीम सप्लाई हेडर जो मैं ST पैड डिस्चार्ज करने से आया था, जो टरबाइन के इनलेट तक का जो वाल है, उसको खोलने से पहले उसके बीच में जो ड्रेन वाल दिया है उसको खोल के पहले टेम्परेचर को बिल्डअप कर लेंगे मैनुअल वाल से पहले तक, तो इसको हमने खोल लिया। दूसरा, स्लोली करना है, जो हमारे AS67 है या जो वाल्व है, जो PRDS का वाल्व है मोटराइज वाल्व, उसको धीमे से खोलना है और जो उसका जो सप्लाई न्यूमेटिक वाल है उसके जस्ट पहले तक हमें सील स्टीम का इनलेट टेम्परेचर इंक्रीज कर लेना है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा क्रैक करके छोड़ सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, ये तो हम स्टीम का टेम्परेचर बिल्डअप कर रहे हैं, तो तीसरा साइड हमें वहाँ पे काम क्या करना है, दूसरा कि वैक्यूम ब्रेकर जो हमारा कंडेंसर का वैक्यूम ब्रेकर है उसको क्लोज करेंगे। क्लोज देंगे या कमांड, इलेक्ट्रिकल कमांड जाएगा और विद द हेल्प ऑफ HPCF ऑयल ये हमारा बंद हो जाएगा, तो वैक्यूम ब्रेकर क्लोज जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, वैक्यूम पंप को स्टार्ट करेंगे। वैक्यूम को स्टार्ट करने का प्रोसेस ये है कि सीधी सी बात, टैंक लेवल नॉर्मल होना चाहिए। अब सील वाटर पंप चला लीजिए, सील वाटर पंप चलते ही आप तुरंत ही उसका वैक्यूम पंप चला लीजिए, तो ऐसे आपका वैक्यूम बिल्डअप होगा और धीमे धीमे वैक्यूम खींचने लगेगा और तो आपका वैक्यूम स्टार्ट हो जाएगा, वैक्यूम पुलिंग स्टार्ट हो जाएगी। नाउ चौथा पॉइंट है हमारा कि हमें क्या करना है कि ओपन करना है सील स्टीम मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व। ध्यान से थोड़ा देखिएगा, अब हमारा टेम्परेचर बिल्डअप हो चुका है, तो सील स्टीम का मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व खोल के और फिर हमें सप्लाई बाई स्टीम इनलेट टेम्परेचर को बढ़ाना है। ठीक है, लेकिन हमें ये जो ध्यान रखना है कि टरबाइन में कभी भी 250 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे अगर सील स्टीम टेम्परेचर है तो नहीं लाना है। अब चार्ज क्या करना है, अब हम पांचवा पॉइंट है चार्ज सील स्टीम हेडर। अब हम लोग सील स्टीम टेम्परेचर तैयार है, हमारा वैक्यूम पुलिंग हो ही रही है। जैसे ही हमारा वैक्यूम 0.80 कहिए या माइनस 0.80 वैक्यूम हो गया है,
माफ़ कीजिएगा 0.10 KSC या 0.2 के जो 20 KSC आपका एब्सोल्यूट प्रेशर है, ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं -0.8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वैक्यूम। तो मेरे ख्याल से सीधी सी बात है, हम इसको सीधा कहेंगे 0.2 KSC आपका अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो प्रेशर के बराबर हो गया है सील स्टीम ग्लाइडर प्रेशर, तो आप सील स्टीम को मोटराइज वाल्व खोल के अंदर जाने देंगे। मोटराइज वाल्व खोल दीजिए, न्यूमेटिक वाल्व खोल दीजिए, जो आपकी मर्जी है। सील स्टीम स्टेशन से आप उसको अंदर जाने, सील स्टीम की जो टरबाइन की इनलेट में जाने देंगे। अब जैसे जैसे हमारे हेडर जाएगा तो हेडर हमारा जितना भी ग्लैंड्स की तरफ जाएगा, तो अल्टीमेटली अब हमें उसको जो GSC फैंस हैं, क्योंकि अब उनका ड्रेन सब हमारा GSC में जाएगा, GSC में हमें स्टीमिंग होगी, स्टीम को बाहर निकालना है, एयर निकालना है बाहर, तो हमें GSC को स्टार्ट कर देना है। तो हमें ये ध्यान रखना, GSC को फैन को स्टार्ट करेंगे तो उसका इनलेट वाल्व हमेशा खुलता है ऑटो में, अगर नहीं खुलता है तो उसको खोलना है, ठीक है। अब जैसे हमारा सील स्टीम टरबाइन का जो सीलिंग हमारी चार्ज हो चुकी है, वैक्यूम बिल्डअप चालू हो ही चुका था, 0.2 kg पहुँच चुका था, वो प्लस में जा ही रहा है, तो वैक्यूम हमारा धीरे धीरे बिल्डअप हो ही रहा है और हमारा सील स्टीम हमारी चार्ज हो ही चुकी है। अब हमें सील स्टीम हेडर प्रेशर को धीमे से बढ़ा के कंट्रोलर जो आउटपुट है लोडर को लोडिंग सेट करते हुए उसको ऑटो में डाल देना है। तो कैसे ऑटो में डालना है, उसमें रहता है कि अगर 50% पे 0 पोजीशन रहती है, मतलब लोडिंग अनलोडिंग कुछ नहीं करता है, जब 50 के नीचे आते हैं जैसे ही तो वो लोड करने लगता है और 50 के ऊपर वो अनलोड करने लगता है। तो ये GSC कंट्रोलर आपका काम करता है इस तरह से। 8वां पॉइंट कह रहा है कि इंश्योर करना है मेन टरबाइन स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए। भाई जैसे जैसे वैक्यूम फुल होगा तो वैक्यूम अगर किसी जगह से आप प्रेशर देंगे तो वो भागता है, अगर किसी फोर्स लगाएं किसी चीज़ पे तो वो मूव कर जाएगी। तो सेम चीज़ वैक्यूम में अगर उस जिस जगह से वो टरबाइन घूम रही थी उस पॉइंट पे अगर एयर नहीं है, तो अगर वहाँ पे वैक्यूम बन जाएगा तो हमारी जो स्पीड है टरबाइन की वो बढ़ने लगेगी और ये हमारी स्पीड करीब 100 से 120 के आसपास, जब फुल वैक्यूम चार्ज हो जाएगा तो 100 से 120 RPM के आसपास बन जाएगी, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। नाउ अब हमें क्या करना है कि इंश्योर करना है ऑल ड्रेन्स टू यूनिट फ्लैश टैंक क्लोज हो जाने चाहिए और स्टीम फ्लैश टैंक जितने भी सारे ओपन होने चाहिए, क्योंकि अगर यूनिट फ्लैश ड्रेन खुले रहेंगे तो हमारा एयर शॉर्ट हो जाएगी और हमारा वैक्यूम पूर हो जाएगा। तो हमें HDFT के सारे ड्रेन को खोल लेना है। अब हमें इंश्योर करना है कि कंडेंसर वैक्यूम हमारा 0.515 KSC हो गया या -0.85 से ज़्यादा हो गया हो, ठीक है। फिर इसके द्वारा हमें हॉट वेल और डेटा लेवल को मेंटेन रखना है। तो ये आज मैंने आपको कैसे टरबाइन में वैक्यूम पुलिंग की जाती है, सील स्टीम चार्ज की जाती है, क्या क्या उससे पहले कंडीशन होनी चाहिए, इनके बारे में विस्तृत रूप से बात करिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों पे, अपने जानने वालों को बताइए। और आप किस पे और वीडियो चाहते हैं कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो आगे मैं वीडियो का अंत करता हूँ। थैंक यू।